बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेटा हमने लास्ट क्लास जो वाइंड अप की थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बैंक्स हैं वो अपने लिए फंड कहाँ से लेते हैं और जो आगे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें थर्ड हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड एसेट्स के, वो अपने लिक्विड एसेट्स को सेल आउट करके पैसे जनरेट कर सकते हैं। थर्ड वन बेटा, फोर्थ वन इज डिपॉजिट्स। डेफिनेटली बेटा जो पैसा जनरल पब्लिक डिपॉजिट करवाती है बैंक्स के अंदर, वो जो पैसा है वो भी बैंक के पास एज अ फंड के तौर पे आ जाता है। उसके बाद आपके पास द फिफ्थ वन इज, इसमें नेचर ऑफ डिपॉजिट्स भी उसने डिस्कस किए हुए हैं। करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट जो होते हैं वो उसके अंदर जो होते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रांजेक्शंस करते हैं बिजनेसेस, वो उसको उसके लिए वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। फिक्स टर्म डिपॉजिट्स होते हैं ऐसे अकाउंट जिसके अंदर लोग पैसा रखवा देते हैं और आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो पैसे निकलवा लिए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे होता है, उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहता है। ओके इसके बाद आपके पास सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम सेविंग अकाउंट्स कहते हैं। ज्वाइंट स्टॉक ज्वाइंट अकाउंट्स भी होते हैं। ये तकरीबन हम चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो अकाउंट्स है जिसके जरिए जो बैंक्स है वो अपने लिए फंड जनरेट कर सकते हैं। लोग पैसा वहां पर रखवाएंगे और जो पैसा आएगा उन पैसे को फिर बैंक जो है वो आगे फर्दर पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। पाक रुपीज नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, ये भी बेटा ये बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग बाहर रह रहे होते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जो है रुपीज अकाउंट के माना, यानी वो कमा वहां पे डॉलर्स में रहे, यूरोज में रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो ऐसा अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसमें जब वो पैसे ट्रांसफर करें तो ऑटोमेटिकली रुपीज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे अकाउंट्स भी आपको बटन मिल जाएंगे बैंक्स के अंदर जो आप खुलवाना चाहें। फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं वो पैसा भी बैंकों के पास आता है। डेफिनेटली जब तक लोग पैसे नहीं निकलवाते वो पैसा बैंक जब वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस है बैंकों के लिए कि वो फॉरेन करेंसी के जो है अकाउंट्स पड़े होते हैं जो लोगों ने खुलवाए होते हैं, वहां पे करेंसी उन्होंने रखवाई होती है और जब जरूरत पड़े तो वो निकलवाते हैं। जब तक वो नहीं निकलवाते तब तक वो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता रहता है। वर्किंग कैपिटल बेटा बेसिकली इसको हम कैश ही कहते हैं। जो ये जो हमारा वर्किंग फॉर्म में होता है, जिससे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आप इसको आसान अल्फाज के अंदर देखें तो करंट एसेट्स के अंदर बेटा आपकी वो चीजें आती हैं जो लिक्विडेट एसेट्स होते हैं। इसमें मोस्टली बेटा आपके जो है वो कैश वगैरह आता है। तो बैंक के पास भी बेटा वर्किंग कैपिटल के तौर पे फंड्स पड़े होते हैं जिसमें डे बाई डे की जरूरत के लिए पैसा पूरा करना होता है। तो इस वर्किंग कैपिटल को भी बैंक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसको जरूरत पड़ती है। अभी उसने लिखा भी हुआ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी आप देख लें। करंट ऑपरेशन, जो बैंक अपने करंट ऑपरेशन से पैसा जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक एक तरफ से लोन दे रहा है, दूसरी तरफ से बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, आ भी रहा है। तो वो जो करंट ऑपरेशन बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उसके जरिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बैंक ने आज 2 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो मे पॉसिबल आज को 5 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई हो, 50,000 की रिकवरी भी हुई हो। तो क्योंकि एक सर्कल चल रहा होता है जिसके जरिए पैसा आ भी रहा होता है, पैसा जा भी रहा होता है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं बेटा बैंक उनको भी सेल आउट कर सकता है। मतलब बैंक के पास जो एसेट्स पड़े होते हैं, जिस तरह से एग्जांपल assume that the company sell lands which cost $40,000 for 13 cash. Although the land was sold at a loss, the company has increasing its current asset by 30. Thus, the transaction is source of working capital. यानी आप कोई भी ऐसा एसेट बेच के अपने लिए फंड जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह बैंक्स होते हैं बेटा, बैंक कहता है जी मेरी फलां ब्रांच नहीं चल रही, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी फलां ब्रांच नहीं चल रही, और बैंक उस ब्रांच को या तो सेल आउट कर देता है किसी और बैंक को, या वो जगह छोड़ देता है या उसको किराए पे चढ़ा देता है। तो वो वहां से जो पैसा जनरेट होगा वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। और ये अक्सर आपने कभी देखा होगा कि बाद दफा जो बैंक की ब्रांचेज अगर नहीं चलती तो कुछ अर्से के बाद वो जो है वो बैंक जो है उसको सेल आउट कर देता है अगर उसकी अपनी अपनी जाती मलकियत है। अगर जाती मलकियत नहीं है, उसने लोन पे लिया हुआ है, सॉरी किराए पे लिया हुआ है, तो बात फिर वही है बेटा कि किराया नहीं देंगे तो तभी आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जा सकती है, सेंट्रल बैंक से लोन लिया जा सकता है, एडिशनल शेयर्स इशू किए जा सकते हैं मार्केट के अंदर और वहां से भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है जहां से बैंक जो है वो अपने लिए पैसा जनरेट कर सकता है। तो फिलहाल ये भी हम स्टॉप करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। दो चीजें हमने मेन डिस्कस की हैं। एक ये डिस्कस किया कि कौन कौन से अदारे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के लोन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि ये जो बैंक्स वगैरह है ये अपने लिए फंड कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। नो सर, क्लियर। चले मैं अभी फिर स्टार्ट करते हैं। क्लीन आप बेटा रेडी रहे, मैं आपकी ओपन कर रहा हूँ स्लाइड्स।
जी बेटा आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है आवाज। जी बेटा यही था टॉपिक आपका, देख लें प्रोसेस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। जी सर प्रोसेस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ही था। चलें बेटा स्टार्ट करें, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी बेटा करें शुरू। Assalamu alaikum respected teacher and my dear class fellows. Today I discuss the topic of process of global supply chain risk management. सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन है क्या चीज़। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सप्लाई चेन जो वर्ड है, सप्लाई किसी भी चीज़ की सप्लाई करना है, वो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकती हैं, कंट्रीज लेवल पे भी की जा सकती हैं और मुख्तलिफ लेवल पे की जा सकती हैं। ये एक पूरा चेन नमा शक्ल बन जाती है जिससे ये रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक और उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक होती है। ये सप्लाई चेन दो किस्म की होती है, एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन होती है और एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन होती है वो विद इन दी कंट्री के अंदर ही होती है। वो कंट्री के अंदर ही रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है डायनामिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। ये विद इन दी कंट्री नहीं आउट ऑफ द कंट्री ओवरसीज किया जाता है। यहाँ से आउट ऑफ कंट्रीज की तरफ से रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है, इसको कंट्री के अंदर फाइनल प्रोडक्ट तक बनाकर गुड्स और सर्विसेज बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आउट ऑफ कंट्री भी कर सकती हैं और विद इन दी कंट्री भी कर सकती हैं। और मुख्तलिफ किस्म की कंपनी जो है वो गुड्स बनाने के साथ साथ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल दूं तो आर ए इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज के नाम से एक कंपनी है जो कि पावर हाउस इलेक्ट्रिकल का सामान तो देती है लेकिन उसके साथ साथ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी है कोहाला एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी नीटिंग मैकेनिकल की चीज़ों का सामान तो प्रोवाइड करती है लेकिन उसके साथ साथ अपनी सर्विसेज भी देती है। जो भी फॉर एग्जांपल हम अगर वहाँ से उस कंपनी से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उस कंपनी के एम्प्लॉयज, उसके वर्कर्स, उसके इंजीनियर्स आके उस चीज़ को मुकम्मल उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। ये उसकी सर्विसेज भी देते हैं। अगर देखें तो ग्लोबल सप्लाई अगर नेक्स्ट मूव करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन के। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है। हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक एफिशिएंसी और दूसरी इफेक्टिवनेस। जो एफिशिएंसी है वो प्रोडक्टिविटी के साथ होगी और जो इफेक्टिवनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होगी। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी से मुराद के जो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने रॉ मटेरियल के साथ अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सके, उसके क्वालिटीज को बेहतर कर सकें ताकि हम जहाँ पे ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहेंगे जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो हमारी प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकें और इफेक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाकर इसको अदर कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उससे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और अपने लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाएं जिससे हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अच्छा, इस सप्लाई चेन को डिस्कस करने के बाद हमने बेसिकली इसके प्रोसेस के अंदर इसके रिस्क को करना है कि हमने अपने सप्लाई चेन के अंदर हम अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करते हैं। अगर रिस्क को देते हैं तो ये अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशंस ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क। जो हमारे रिटर्न के अंदर फ्लक्चुएशन जो अनसर्टेनिटीज आती हैं उसको हम रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद हमने जितनी देर बाद भी हमें प्रॉफिट मिलना है, जितना भी प्रॉफिट मिलना है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन जो उसके अंदर अनसर्टेनिटीज आनी है उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रन करने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आते रहते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है और जो हमारे इश्यूज आते हैं उनको हम कम कर सकते हैं लेकिन हम उनको खत्म नहीं कर सकते। इससे आगे नेक्स्ट मूव करें तो ये प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 स्टेप्स शामिल हैं। इस 5 स्टेप्स को अकेला डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इनका स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फर्स्टली तौर पे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क है कौन सा, कहाँ से आया, किस तरह आया है। हमने सबसे पहले
रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। अब मुख्तलिफ किस्म के रिस्क है जिसको हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सप्लाई रिस्क। सप्लाई रिस्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ जाती हैं। डिस्पर्शन ऑफ सप्लाईज, इन्वेंट्री, क्वालिटी इशू, टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटीज, प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉ मटेरियल, डिजाइन चेंज। इसके अंदर डिस्पर्शन ऑफ सप्लाई, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी सप्लाई के अंदर कमी आ जाती है, किसी किस्म का इशू बन जाता है, कंट्री की तरफ से कोई इशू बन जाता है जहां से सप्लाई हमें नहीं आ रही, या उस कंपनी की तरफ से इशू बन जाता है जो हमें सप्लाई नहीं दे रही। या अगर वहां से सप्लाई आ जाती है तो उसके बाद हमारी विद इन दी कंट्री जहां पे हमने सप्लाई लेके आनी है वहां के अंदर कोई इशू बन सकता है जिससे हमारी सप्लाई लेट होने के बाद हमारी प्रोडक्ट लेट होगी। अगर हमारी प्रोडक्ट लेट होगी तो डिस्ट्रीब्यूट टाइम से नहीं होगी, इसके साथ हमें लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल इस जो भी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है उसको अपनी इन्वेंट्री को भी मेंटेन रखना होता है कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट उसके अंदर जो जिन मशीनों के ऊपर प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स पूरे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मशीन खराब हो जाती है, मैकेनिकल हमारे पार्ट्स मुकम्मल नहीं है तो उसके साथ हमारी प्रोडक्ट रुक सकती है। उसके बाद क्वालिटी इश्यूज हैं जो उसके बाद क्वालिटी इश्यूज हैं। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हमसे प्रोडक्ट लेंगे वो इसको बेहतर से बेहतर यूज कर सकें। ताकि वो बेहतर से बेहतर यूज करेंगे, हमारी क्वालिटी बेहतर होगी तो वो दोबारा हमारी कंपनी की तरफ आएंगे हमें अपनी प्रोडक्ट दें। और इसके अलावा टेक्नोलॉजीज अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजीज अनसर्टेनिटी से मुराद हमारे इस दौर के अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की अपडेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती रहती हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर नहीं कर सकते, अगर टेक्नोलॉजी हम अच्छी ले आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल डिजाइन चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल डिजाइन चेंज से मुराद किसी भी टाइम पीरियड के अंदर न्यू डिजाइन आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ के बाद न्यू डिजाइन आ रहा है तो उस कंपनी को चाहिए कि वो न्यू डिजाइन की तरफ जाए, क्योंकि न्यू डिजाइन की तरफ जाएंगे जो हमारे कस्टमर जो हैं, हमारे आजकल के जो लोग हैं वो न्यू चीजों की तरफ जा रहे हैं पुरानी चीजों को छोड़कर। इसी तरह हमें अपनी जो न्यू डिजाइन है उनको लेना चाहिए। ये तो थे सप्लाई रिस्क। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क के मुराद हमारी सप्लाई पूरी होने के बाद जो हमारे कंपनी के अंदर वर्किंग के अंदर जो ऑपरेशन जो रिस्क आ रहे हैं उसको ऑपरेशनल रिस्क कह देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ऑपरेशन आ जाते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ऑपरेशन से मुराद किसी किस्म के वर्कर जो है हमारी हड़ताल कर देते हैं, किसी किस्म का कोई मसला बन जाता है तो उससे हमारे जो ऑपरेशन है जो हमारी वर्किंग चल रही है वो डिस्टर्ब होगी। हाई लेवल ऑफ बेटा जी सर, उसकी वजह से भी ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी सर। इस तरह हाई लेवल ऑफ प्रोसेस वेरिएशन। हाई लेवल ऑफ प्रोसेस वेरिएशंस के मुराद जो हमारे कंपनी के अंदर प्रोसेस चल रही हैं उसके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, जो उसके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं। उसके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं ये भी हमारे लिए रिस्क है, हमने इन वेरिएशंस को भी कंट्रोल करना है। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो पहले बात मैंने की थी वही बात सेम यहीं पे ही है, क्यों हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, हमारी मशीनरी को, जो हमारी मशीनें चल रही हैं अंदर कंपनी के अंदर, उसको हमने अपने बेहतर से बेहतर करना है। इसी तरह आगे डिमांड रिस्क आ जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वेरिएशन इन डिमांड। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से जिस तरह मैंने पहले कहा 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, 1 वीक के बाद जो न्यू प्रोडक्ट आ जाती है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है, कंपनी को चाहिए कि जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आई है उसको भी जल्दी से जल्दी जनरेट करे ताकि वो जो हमारे कंपटीटर हैं उनके साथ भी पूरा उतरा जा सके, हमारे कंपटीटर हमसे आगे ना निकल जाएं। अगर कंपटीटर हमसे आगे निकल जाते हैं तो हम अपने कंपनी को मुख्तलिफ किस्म का लॉस का सामना हो सकता है। वेरिएशन इन डिमांड, जो हमारा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट चल तो रही है उसके अंदर फर्दर अपडेशन आ जाती है। वेरिएशन से मुराद ये है जो हमारी ये प्रोडक्ट जा रही है उसके अंदर फर्दर अपडेशन जो है मार्केट के अंदर आई है, हमने उन वेरिएशंस को भी अडॉप्ट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड क्राइम्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के मुराद जो हमारा कंपनी का इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमने आउट ऑफ लीक आउट नहीं करना, क्योंकि अगर हमारा इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर लीक आउट हो जाएगी, हम वो इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी को अडॉप्ट करने से पहले हमारा कंपटीटर भी उसको अडॉप्ट कर सकता है, इससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा टेररिज्म और क्राइम्स वगैरह भी सिक्योरिटीज के इश्यूज के अंदर शामिल हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। उसके अलावा मैक्रो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड प्राइसेस, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क बियर करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट का भी रिस्क बियर करना पड़ेगा एंड प्राइसेस का भी रिस्क बियर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते हैं
और एक्सचेंज रेट भी चेंज होती है और प्राइसेस के अंदर भी इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट तब्दील होने की वजह से प्राइसेस के अंदर भी वेरिएशंस आती रहती हैं। हमने इसको भी साथ साथ कंट्रोल करना है। सही। और उसके साथ साथ पॉलिसी रिस्क है, एक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स। एक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट से मुराद फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी कंपनी के अंदर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद है। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से हमारा रॉ मटेरियल वो टाइम के साथ हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ रहा। इसी तरह भी हमारे प्रोडक्ट लेट हो रही, प्रोडक्ट लेट होने की वजह से हमें प्रॉफिट को हम नहीं अर्न कर सकते। ये तो थे सारे रिस्क, जो मुख्तलिफ किस्म के रिस्क है जिसको हमने बियर करना है और इसको कंट्रोल करना है। उसके बाद आगे को मूव करें तो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिस्क की असेसमेंट करनी है। उस रिस्क की असेसमेंट हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीकाकार हैं। एक डिसीजन एनालिसिस की वजह से, डिसीजन एनालिसिस के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं और दूसरी केस स्टडी के जरिए। डिसीजन एनालिसिस के साथ इस तरह फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के अंदर हमारे एक साल के हमने अपने प्रोजेक्ट्स के डिसीजन बना लिए हैं। हम अपने डिसीजन कर लिए हैं कि हमने इस वीक के अंदर, इस मंथ के अंदर ये काम करना है, इस मंथ के अंदर ये काम करना है, इस मंथ के अंदर ये काम करना है। इसी तरह हमें पता नहीं था अचानक कोरोना वायरस ने आ जाना है। जिस तरह हमारे अचानक कोरोना वायरस आ गया है, अचानक कोरोना वायरस आने की वजह से हमारे ऑपरेशन, हमारे मुख्तलिफ किस्म के सप्लाई, सिक्योरिटी रिस्क, मैक्रो पॉलिसी रिस्क हमारे डिस्टर्ब हुए हैं। इन सब डिस्टर्ब हुए हैं। हमने जो अपने डिसीजन लेने हुए हैं, लिए हुए हैं, हमने फौरी तौर पर उनके ऊपर चेंजिंग करनी है, उनके ऊपर फर्दर गौर नजर करना है कि हम उसको डिसीजन को चेंज करके हम कोरोना वायरस के अंदर भी अपने रिस्क के साथ पूरा उतर सकें और पूरा उतर सकें। दूसरी चीज है केस स्टडीज। इसी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ हमारी प्रोडक्ट बन तो रही है, हमारी प्रोडक्ट बनने के दौरान जो हमें अचानक रिस्क फेस करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हायर मैनेजमेंट क्या करती है कि हमें उस रिस्क के ऊपर केस स्टडी तैयार करके दी जाए, केस स्टडी तैयार की जाए। और केस स्टडी तो कौन तैयार करेगा, वो मुतलका डिपार्टमेंट ही तैयार करेगा जिसके अंदर ये रिस्क आया है, क्योंकि वो उस रिस्क को करंटली तौर पर देख रहा है। हमारी जो हायर मैनेजमेंट होगी वो उस केस स्टडी के जरिए उस जो रिस्क है उसका डिसीजन लेगी कि हमने इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। इससे आगे नेक्स्ट मूव करें तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सिलेक्शन। हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद और रिस्क की असेसमेंट करने के बाद हमने उसकी स्ट्रेटजीज तैयार करनी है। ये 4 किस्म की स्ट्रेटजीज इधर लिखी हुई हैं। इनमें फर्स्टली एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव, रिस्क हेजिंग एंड एग्ली। फर्स्टली चीज है इसमें एफिशिएंट। एफिशिएंसी मतलब हाई कॉस्ट एफिशिएंसी बेस्ड ऑन लो डिमांड एंड सप्लाई अनसर्टेनिटीज। जिस तरह फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर प्राइसेस, जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। उसकी प्राइसेस हाई होने की वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जो हम अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस अप होंगी, इसी तरह हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की प्राइसेस भी अप होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस अप करने की वजह से अब से मुराद क्योंकि हमारे एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। हमने अपने एक्सपेंस को भी बियर करने के लिए हम ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसको अप कर देंगे। अगर जब प्रोडक्ट की प्राइस अप होगी तो इसके साथ ऑटोमेटिकली जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस अप करने की वजह से वो मार्केट में उस चीज को परचेज नहीं करेंगे। उस मार्केट के अंदर परचेज नहीं करेंगे तो उसके साथ हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब हमारी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह आगे रिस्पॉन्सिवनेस है। यहाँ तो बात की थी प्राइस की हाई होने की, यहाँ पे अब आगे बात है प्राइस को लो होने की। इसी तरह जब प्राइस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट के अंदर जो उसकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। फिर जो कंपनी बैकअप पे बना रही है उस प्रोडक्ट को, उसको चाहिए कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर दे, तो उसके ज्यादा से ज्यादा उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी मार्केट के अंदर डिमांड होने की वजह से लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा खरीदने की वजह से उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा है रिस्क हेजिंग। रिस्क हेजिंग के अंदर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। जिस तरह पहले बात की लो डिमांड, जिस तरह लो डिमांड हो जाती है, लो सप्लाई हो जाती है, इसी तरह इसके अंदर रिस्क शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की एक ऑप्शन है। शेयरिंग ऑफ रिस्क के बाद नंबर ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम किसी और कंपनी के साथ कंटेक्ट करके किसी और कंपनी के साथ अपना प्रोजेक्ट देके हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाकर हम अपनी डिमांड को ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा अपनी, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले सप्लाई ज्यादा है, हमारी डिमांड कम हो गई है। हम जब किसी और रिसोर्स से हम अपनी प्रोडक्ट को तैयार करवा कर हम मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट अपनी को ज्यादा कर सकते हैं।
ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर ज़्यादा ले सके, इससे हमारे कंपनी को बेनिफिट होगा। इसके बाद बोथ हेजिंग एंड रिस्पॉन्सिव, हाई डिमांड एंड हाई सप्लाई। ये रिस्पॉन्सिवनेस जो हमारी बेहतर से बेहतर होगी और हमारा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वाला प्रोसेस बेहतर होगा, तो उसके साथ हमारी डिमांड भी ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी और उसके साथ हमारी जो सप्लाई है वो भी ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई तो कर ली, उसके बाद असेसमेंट भी कर ली, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज भी दे ली है, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है। जो हमारी जो स्ट्रेटजीज है, जो हम अपना पूरा ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटजीज का, ये हमें एक पूरा स्ट्रक्चरल प्रोसीजर दे देता है। जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसीजर दे देता है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। ये हर मैनेजमेंट से लेकर लोअर वर्कर्स तक ये स्ट्रेटजीज दे दी जाती है। इसके अंदर इसके डिसिप्लिन है, कमिटमेंट्स है, क्रिएटिविटी है और लीडरशिप है। डिसिप्लिन से मुराद कि हमने जो भी अपना एक जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई है, उसके एक डिसिप्लिन के साथ हमने लेके चलना है। अगर उस डिसिप्लिन को लेकर नहीं चलेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारा रिस्क और बढ़ सकता है। उसके बाद जो उसके अंदर कमिटमेंट्स है, उसके जो अंदर डिसिप्लिन के अंदर जो हमारे स्ट्रेटजीज तैयार की, उसकी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर भी पूरा उतरना है। उसके बाद जो लीडरशिप है, जो हमारी हायर मैनेजमेंट है, उस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको लीडरशिप, उसको ओवरव्यू, उसको सुपरवाइज भी करे कि वो हमारा जो इम्प्लीमेंट हुआ है स्ट्रेटजीज का, वो सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद मिटिगेशन ऑफ सप्लाई चेन। जिस तरह के मैंने सबसे पहले रिस्क को डिफाइन करने के साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह जो रिस्क है वो खत्म तो नहीं होगा। हमने जो अपनी स्ट्रेटजीज तैयार की है, उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन की है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उसको फर्दर देखना है, सुपरवाइज करना है लीडरशिप ने, हायर मैनेजमेंट ने। जो उसके अंदर भी हमारे रिस्क फेस करने पड़े, हमने उस फेस को भी ठीक करना है। क्योंकि हम अगर उन रिस्क को भी नहीं ठीक करेंगे तो हमें और रिस्क का लॉस हो सकता है। उसको हमने मिटिगेशन करना है ताकि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। इसके बाद इसके रिजल्ट्स हैं। इन सारे प्रोसीजर को 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमें 3 किस्म के रिजल्ट सामने आते हैं। फर्स्टली तौर पर जो हमें फर्स्ट रिजल्ट मिलता है, हम इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि हमारा ये मसला था। जिस तरह मैंने केस स्टडी की एग्जांपल दी है, उससे हम अपना सारा प्रोसीजर हमें क्लियर पता चल जाता है कि हमें ये रिस्क फेस हुआ है, इसके साथ ये नुकसान हुआ है, जो हम सारा अपना हायर मैनेजमेंट को देंगे और हायर मैनेजमेंट उसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेगी। उस फ्रेमवर्क के तैयार करने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद सेकंड चीज हमें ये मिलती है, इसके अंदर 2 चीजें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मुराद हम जो हमारा रिस्क है हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी के साथ मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्क हुआ है इसके अंदर हमारी इतनी अमाउंट, इतने एक्सपेंस आएंगे तो हम अपने रिस्क को बियर कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव है, इसके अंदर हम क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे, इसके अंदर हम अपने क्वालिटी से मुराद जो हमारे वर्कर्स जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हम उसको बेहतर से बेहतर बेनिफिट देने के बाद अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अगर उनको बेहतरीन किस्म के बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर काम करेंगे। हम उसको बोनस देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर काम करेंगे, जिससे हमारी क्वालिटी भी ठीक होगी और ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी भी ठीक हो जाएगी। और इसमें लास्ट चीज ये देती है कि हम इसके अंदर जो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजिंग आती रहती है। चेंजिंग इस तरह आती है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग हो जाती है, मार्केट के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशन आ जाती हैं तो हमें उसके साथ साथ भी जो हमारी पुरानी प्रोडक्ट चल रही है, हमने उसके अंदर न्यू वेरिएशन लाने के लिए हमने उसका भी अपना फ्रेमवर्क तैयार करना है। हम उससे भी देखना है कि हमें इसके साथ तैयार करने के साथ कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, और इसके साथ हमें इसको पूरा वैल्यूएट करना है। इसके वैल्यूएट करने के बाद हमें इसकी पूरी स्ट्रेटजीज तैयार करके इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमें इसका भी रिस्क का सामना ना करना पड़े। जी सर, कंप्लीट है। Any question beta from the class? Any question? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बेटा रिस्क को डिस्कस किया है उन्होंने कि किस तरह से जो है सप्लाई चेन के अंदर आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है और कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बेटा हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस इट। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? नो सर। आपने करना ये है बेटा, लास्ट टाइम की तरह मैंने बोला था कि आप लोगों ने जो स्लाइड्स हैं वो आपस में शेयर कर लेनी है।
ये वाली स्लाइड्स भी आप लोग शेयर करेंगे आपस में, और जो पहले से पहले जो प्रेजेंटेशन हुई है उनकी स्लाइड्स भी आप लोगों ने शेयर कर लेनी है। ईद के बाद जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें सब ग्रुप्स की जगह प्रेजेंटेशन होगी और इसको फिर हम वाइंड अप करेंगे। देन फिर हम दोबारा बेटा वापस आएंगे अपने कोर्स के ऊपर, जो हमने जहाँ से हमने स्टॉप किया था चैप्टर्स को, वहां से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम टुडेस क्लास? नो सर, क्वेश्चन नहीं सर, नोट सेंड कर दें ये वाले जो आप कंज्यूमर बैंकिंग के पढ़ाते हैं। मैंने दिए होंगे बेटा नोट्स बैंक ऑपरेशन वाले। तो मेरे पास नहीं है, एक बार दोबारा कर दें। तुम्हारे पास कोई चीज होती भी है वैसे? मेरा ख्याल है तुम वाइट बंदे तो क्लास से अलग थलग रहते हो, ऐसे ही है ना? सर पहले मैं ग्रुप में ऐड नहीं ना था, आपने पहले सेंड किए थे। अच्छा अच्छा, मेरा मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, मैं दोबारा कर। शुक्रिया। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एडवांस ईद मुबारक हाफिज सर। सबको। आपको भी सर। खैर मुबारक सर। खैर मुबारक सर।